हाँ जी क्लास, अगेन एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे। हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। उन 3 पार्ट्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं? टाइप नंबर 1 हम डायरेक्ट फॉर्म को पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 2 हम कोडिंग फॉर्म को पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। टाइप नंबर 3 इंडिकेटिंग फॉर्म तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बात क्लियर है जी। जिन भी स्टूडेंट ने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे 1 से 3, वो इसके 3 पार्ट अच्छे से देख लो ताकि पार्ट नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे मेरे को सुन रहे होंगे इन सभी ने इसके पहले 3 पार्ट अच्छे से देखे होंगे और इन सब की एक्सरसाइज को भी अच्छे से फाइंड किया होगा। क्लियर है सर? आज हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। और टाइप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो टाइप नंबर 3 का नाम है जी इंडिकेटिंग फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। अगर मैं बात करूं टाइप नंबर 3 की तो टाइप नंबर 3 का मतलब होता है इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट करना। भाई साहब, पॉइंट आउट करने का मतलब क्या रहेगा? बात को समझना। देखो, मान लो सपोज करो यहाँ पे आप लोग कई बार मैरिज में जाते हो या कई बार गैदरिंग प्लेस पे इकट्ठा होते हो ना, जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स आए रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है ना। अब आप जनरली वहां सुनने को देखते हो, यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो एक बंदा दूसरे बंदे को क्या बोलता है? वो जो सामने बंदा है ना, इस तरह से करता है, वो जो सामने बंदा है। इस तरह की जो स्टेटमेंट स्टार्ट की जाती है वो किससे की जाएगी? उसको, उन स्टेटमेंटों को क्या बोला जाएगा? इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म का मतलब क्या होगा? पॉइंट आउट करना। बात को समझ पा रहे हो? इंडिकेट का मतलब क्या होगा भाई साहब? चीजों को पॉइंट आउट करना। देखो, पॉइंट आउट करने का मतलब क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख रखी है। पॉइंट टू ए मैन, किसी मैन को पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है? अनुज बोल रहा है। पॉइंट क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वो किसके होंगे? इंडिकेटिंग फॉर्म के। अब मेरे को ये बताओ, मान लो मैं अमन सर को बोल रहा हूं या अनु सर को बोल रहा हूं, वो जो सामने बंदा है ना, तो मैं जब इस स्टेटमेंट को शुरू करूंगा तो मेरी बोलने वाली की स्टेटमेंट के जो मतलब होंगे वो 3 तरह की स्टेटमेंट मैं शुरू कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर है? कहने का मतलब क्वेश्चन 3 तरीके से शुरू हो सकता है। देखिए किस तरह से। या तो क्वेश्चन शुरू होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से। या तो क्वेश्चन शुरू होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ ही से, शी से, देखो मैंने कहा वे जो पर्सन है वह, हिंदी में ही का मतलब वह ही होता है, वह जो पर्सन है ना। या तो क्वेश्चन को मैं ऐसे शुरू कर सकता हूँ, या तो क्वेश्चन को मैं यू और यूर से भी शुरू कर सकता हूँ। मैं मान लो अनु सर को बोल रहा हूँ तुम्हारा जो वो सामने वाला बंदा है, इस तरह से भी रिलेशन बोल सकता हूँ, है ना। या तो मैं उस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकता हूँ हिज, हर, हिम। मतलब आप जानते हो ये जो भी पर्सन्स होते हैं, बट 3 तरह के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। जैसे हमने कहा टाइप नंबर 1 इंडिकेटिंग फॉर्म में क्वेश्चन किससे शुरू होगा? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे शुरू होगा? यू या यूर से। और नेक्स्ट या तो हर या हिम या हिज से। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिलेंगे और इन तीनों क्वेश्चनों की अलग अलग अप्रोच रहने वाली है। ठीक है जी। जैसे आप जानते हो हमेशा मैं चीजों का पहले बेसिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चनों का शॉर्टकट भी आपको एक दूंगा। पॉइंट क्लियर है? उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी उम्मीद करता हूं। अगेन रिवाइज कर रहा हूं सर, इंडिकेटिंग फॉर्म में हम टोटल कितनी तरह के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे? सर 3 तरह के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। शाबाश बोलो तो, शाबाश। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से। क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से। यही अगली बार क्वेश्चन किससे शुरू होगा? यू या यूर से। अगला हिज, हर और हिम से। तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप नंबर 1 के ऊपर इंडिकेटिंग के, जब क्वेश्चन की सेंस किससे शुरू होगी? ही, शी या इट से। बोलो ये बात क्लियर है? शाबाश। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। शाबाश, एग्जांपल नंबर 1 को रीड करिए। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, शाबाश। बताइए एग्जामिनर ने क्या कहा? देखो, एग्जामिनर ने कहा पॉइंटिंग टू अ मैन, अनुज सेड। किसी बंदे को पॉइंट करते अनुज बोल रहा है। अनुज क्या बोल रहा है? अनुज बोल रहा है जी ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। हाउ इज मैन रिलेटेड टू अनुज? क्वेश्चन ने ये हमसे पूछा, हाउ इज मैन रिलेटेड टू अनुज। देखो कुछ बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन की हिंदी बनाते हैं
उस बात को अपने आपके साथ रिलेट करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। पर सर मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सर इंग्लिश में मैंने लिखा आई ईट ऑरेंज, बात क्लियर है। मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा आई ईट ऑरेंज, शाबाश, हिंदी बताओ तो क्या बनेगा, मैं संतरा खाता हूं, ऐसे कुछ सेंटेंस बनेगी। अब संतरा दूसरा नहीं समझ लेना पीने वाला, है ना तो यहाँ बात चल रही है ऑरेंज जो एक फ्रूट है। मैंने कहा आई ईट एप्पल ऑरेंज, हिंदी में मतलब क्या हुआ, मैं संतरा खाता हूँ, यही मतलब हुआ। देखो जब एग्जामिनर ने हमारे सामने सेंटेंस को बोला तो उसने लिखा आई ईट ऑरेंज, हमने इसका मतलब इंग्लिश में ही समझ लिया आई ईट ऑरेंज का मतलब क्या है। अब मेरे को एक बात बताओ, ईट का मतलब, आई का मतलब क्या होता है। सर आपने कहा सर आई का मैं, है ना, आई का मतलब क्या होता है मैं, ईट का मतलब क्या होना है खाना या खाता, ऑरेंज का मतलब क्या होगा संतरा। अब आपको समझना, यहाँ मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर जब मैं इंग्लिश में सेंटेंस की अरेंजमेंट को समझ पाया तो इंग्लिश में सेंटेंस की अरेंजमेंट बनी, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वाले रूल ने मेरे को एक कंप्लीट सेंस दी, क्या ऐसा ही है सर? अगर ऐसा ही है तो सर हिंदी में मतलब क्या बनेगा, शाबाश, हिंदी में रूल किस तरह से अप्लाई होगा, तो हिंदी में रूल अप्लाई होगा सर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस संतरे का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस खाते का मतलब वर्ब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इंग्लिश में अरेंजमेंट को समझना है, अगर आपने इंग्लिश में अरेंजमेंट को समझना है तो फिर आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ताकि ये इंग्लिश में ही एक प्रॉपर मीनिंग दे पाए, यही मतलब हुआ। बट अगर मैंने इसी सेंस को हिंदी में पढ़ना है तो फिर रूल मेरे को चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद शाबाश ऑब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में क्या था वर्ब, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। पहले ये पॉइंट समझ पाए। देखो इस बात का लॉजिक क्या है यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये बात समझाना चाहता हूँ बेटा, जब आप लोग पेपर में क्वेश्चन करते हो, जब प्रैक्टिस करते हो तो आप इंग्लिश को तो समझ पाते हो, बट जब आप यही बात अपने ऊपर हिंदी में अप्लाई करते हो ना तो आप इंग्लिश की हिंदी इस तरह से बनाते हो, एज इट ही बनाओगे, ही इज दी ब्रदर, वह मेरा भाई है, किसका, मेरे अंकल के डॉटर का, ऐसे कुछ बनाओगे। तो सर आप कन्वर्ट करना, जब आप इंग्लिश की हिंदी एज इट कन्वर्ट करोगे तो सेंस बनेगी मैं खाता संतरा, क्या सेंस हिंदी में बन पाई? अगर आपको हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है तो फिर आपको इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, क्या बात समझ पाए? अगर आपने इस स्टेटमेंट का, इस मीनिंग, इस सेंस का सही मीनिंग फाइंड करना है हिंदी में तो फिर आपको सेंस को इस तरह से अप्लाई करना होगा। बट अगर इंग्लिश में ही चीजों को समझना है तो फिर एज इट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप बात समझ चुकी हैं। कहने का मतलब यही निकला, इस बात का कंक्लूजन यही निकला कि सर आज के बाद आप कोशिश करा करोगे जब भी हिंदी बनाई जाए तो फिर सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेंस नहीं बनानी हिंदी में, क्योंकि फिर तो मीनिंग ही एक अलग बन जाएगा, मैं खाता संतरा, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अगर मीनिंग नहीं रहेगा तो आपका जो रिलेशन है कुछ और का कुछ और ही बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हो तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की अप्रोच की तरफ। देखिए सर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये मैं क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रूल नंबर 1 को सीखना पड़ेगा। सर जब भी क्वेश्चन की अरेंजमेंट शुरू हो ही से, यहाँ जैसे यहाँ पे ही से, शी से, इट से, उस केस में हमें क्या करना होता है सर? उस केस में हमें एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि गिवन स्टेटमेंट में जो ऑफ लिख रखे हैं वो कितने लिख रखे हैं। तो जैसे कितने ऑफ है, यहाँ पे एक ही ऑफ है, यहाँ कितने ऑफ थे, एक ही ऑफ थे। आगे जाके हम और क्वेश्चनों को भी पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ पे कितने ऑफ है, एक ही ऑफ है। तो हमेशा ही, शी, इट के केस में आप क्वेश्चन को डिवाइड किससे करोगे, ऑफ से। क्या ये बात समझ पाए? क्या आप ये बात समझ पाए कि ही, शी, इट वाले सेंस में क्वेश्चन किससे डिवाइड होगा, ऑफ से। फिर उसके बाद आपको क्या करनी होती है, नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा कैसे की जाएगी? नंबरिंग जो की जाएगी, हाँ देखिए मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, कई बार इंग्लिश के वर्ड में मिस्टेक हो जाती है वोकैब में, तो ये वर्ड मैंने नंबरिंग लिखा है, BERING, ठीक है, नंबरिंग। अब ठीक है जी, तो नंबरिंग मैंने कहा सबसे पहले आपने क्वेश्चन को डिवाइड किससे करना है, ऑफ से। फिर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जो करनी है इस केस में जब क्वेश्चन ही, शी, इट से शुरू होगा तो उस केस में नंबरिंग जो करनी है वो हमेशा राइट साइड से करनी है। कहां से करनी है सर? राइट साइड से। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेरे को हिंदी में ऑब्जेक्ट को लेके आना था, है ना, वही केस है।
उसी पॉइंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर नंबरिंग ऑफ ही है, एक ही ऑफ है तो एक ही डिवाइड होगा। नंबरिंग कैसे होगी, ये पूरा बनेगा नंबर 1, ये वाला सेंटेंस पूरा बनेगा नंबर 1, उसके बाद ये वाला सेंटेंस बनेगा नंबर 2। बोलो सर नंबरिंग करने आई। देखो राइट से मैं चीजों की नंबरिंग कर रहा हूँ, ऑफ से डिवाइड किया, राइट से नंबरिंग 1 पूरा सेंटेंस, अगला नंबर ऑफ के उस वाला, ऑफ के इस वाली साइड का नंबर 2। अगर अगेन यहाँ पे एक ऑफ होता, यहाँ कुछ लिख रहा होता, तो ये नंबर 1 बनता, ये नंबर 2 बनता, ये नंबर 3 बनता। तो बात को समझ पाए होंगे आप लोग, ये बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे हमें फ्रेम करना होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ने क्या कहा, पॉइंटिंग टू अ मैन अनुज सेड। अब मेरे को ये बताओ यहाँ सब्जेक्ट कौन है, स्पीकर कौन है? स्पीकर तो सर अनुज है। हमेशा यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू होगा ही शी इट के केस में, वो स्पीकर से होगा। स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, वहां पे स्टेटमेंट को बोल रहा है, और स्पीकर कौन है, अनुज। तो हम क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले अनुज लिखेंगे। अनुज पूरा नहीं लिखना, हमें ए लिखना है अनुज का, ठीक है जी। अनुज ने क्या कहा, अनुज ने क्या कहा, अनुज ने पहली स्टेटमेंट को पढ़ा। देखो स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने ऑफ से डिवाइड किया, नंबरिंग की राइट साइड से। स्पीकर ने कौन सी स्टेटमेंट पहले पढ़नी है, फर्स्ट और देन सेकंड। तो स्पीकर के लिए पहली स्टेटमेंट अनुज ने क्या कहा, अनुज ने पहली स्टेटमेंट में कहा माय अंकल्स डॉटर। बात को समझ पाए, माय अंकल्स डॉटर। तो बताओ अनुज के अंकल की डॉटर कौन होगी? तो आप ब्लड रिलेशन बनाना जानते हो। सर अनुज का अंकल कौन होगा, अनुज का जो भी ये फादर या मदर होगी, अंकल कौन होगा, अनुज का कोई भी फादर या मदर होगी, उसका जो भाई है वही तो अनुज का क्या होगा, अंकल ही होगा। बात अंकल मतलब या तो चाचा या तो मामा, यही होगा। हमें नहीं पता उसने चाचा के लिए बात की है या मामे के लिए की है। तो मैंने कहा है अनुज का अगर चाचा, वो अनुज के देखो अनुज का जो चाचा होगा तो मतलब फादर का भाई, अगर अनुज का मामा होगा तो मदर का भाई, यही कुछ हुआ मतलब। तो हमने उस पे प्लस या माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब क्या था कि उस क्वेश्चन ने क्या कहा, माय अंकल्स डॉटर। बात को समझना, अनुज ने क्या कहा, माय अंकल्स डॉटर। तो अनुज का अंकल क्या यही होगा, बिल्कुल होगा। अनुज के अंकल की डॉटर कौन होगी, क्या ये पर्सन होगी कि नहीं होगी? शाबाश। क्या अनुज के अंकल की डॉटर यही पर्सन होगी? तो कहने का मतलब स्टेटमेंट खत्म, स्टेटमेंट खत्म। तो यही हुआ अगला फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। बात समझ पाए? मैंने सर क्वेश्चन को स्पीकर से शुरू किया, पहले ऑफ था, डिवाइड किया, राइट से नंबरिंग की। तो अनुज के बोलते ही नंबरिंग 1 पे क्या कहा, माय अंकल्स डॉटर। तो अनुज के अंकल की डॉटर, क्या ये बात क्लियर है? यहाँ स्टेटमेंट क्या हुई, खत्म हुई। ये फोकस पॉइंट है। कहने का मतलब अब जो स्टेटमेंट सेकंड स्टार्ट करनी है ना, वो कहां से करनी होती है, हमेशा फोकस पॉइंट से। तो सेकंड स्टेटमेंट ने क्या कहा, ही इज द ब्रदर। तो कहने का मतलब इस बंदी का एक भाई, इस बंदी का क्या एक भाई। बात समझ आई? बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर किया आप सबने? मैंने क्या कहा सर, देखिए स्टेटमेंट ने पॉइंटिंग टू अ मैन अनुज सेड, किसी बंदे को पॉइंट करते कौन बोल रहा है, अनुज बोल रहा है। ये बात क्लियर है। अब एक और छोटी सी बात बताओ, पॉइंटिंग टू अ मैन, अगर आप इंग्लिश की समझ रखते हो, पॉइंटिंग टू मैन अनुज सेड, अनुज ने क्या कहा, ही इज द ब्रदर। तो ये जो ही इज द ब्रदर की मीनिंग की सेंस है, ये किसके लिए होगी, यही तो मैन होगा। देखो इंग्लिश का मतलब यही हुआ, पॉइंटिंग टू अ मैन अनुज सेड ही इज द ब्रदर। तो ही इज द ब्रदर की सेंस किसके लिए होगी सर, मैन के लिए होगी। क्या ये बात मानते हो? सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो कहने का मतलब यहाँ ये सेंस फ्रेम की जाएगी, वो किसको डिफाइन करेगी, बोलो तो मैन को। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। फिर से देखते एक बार, किसी बंदे को पॉइंट करते अनुज ने बोला, अनुज ने क्या कहा, स्टेटमेंट नंबर 1 माय अंकल्स डॉटर। तो अनुज का अंकल कौन होगा, अनुज के अंकल दो केस में हो सकता है, या तो उसके पापा का भाई या तो उसकी मदर का भाई। तो मैंने कहा ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इन दोनों का जो प्लस है वही तो अनुज का अंकल है। इस अंकल की क्या कहा, डॉटर कहा, अंकल की डॉटर आई। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट यहां खत्म हुई, वो उसको क्या माना, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट का मतलब क्या है, यहीं से स्टेटमेंट नंबर 2 को अप्लाई किया जाएगा। यहीं पे स्टेटमेंट नंबर 2 को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बनेगी, ही इज दी ब्रदर। तो बताओ इसका ब्रदर कौन होगा, एक अनदर पर्सन होगा, और यही पर्सन कौन होगा, मैन होगा। बोलो ये बात क्लियर हुई? अब क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज मैन रिलेटेड टू अनुज। तो बताओ ये जो मैन है ये अनुज से कौन सा रिलेशन रख रहा है। तो ऐसे रिलेशनों को क्या बोलते हैं, बोलो तो शाबाश, ऑप्शन नंबर 5 कजन। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो एग्जांपल नंबर 2 को खुद से सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रब कर देता हूं जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे खुद के बनाए क्वेश्चन है,
तभी मैं अपना नाम यूज कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग एक सेंस को फ्रेम कर रहा हूँ ताकि अपनी एक समझ को आपके दिमाग में मैं बैठा पाऊँ। ठीक है जी। क्वेश्चन ने क्या कहा, पॉइंटिंग टू अ लेडी गुरप्रीत है। किसी लेडी को पॉइंट करते कौन बोल रहा है, गुरप्रीत बोल रहा है ना। गुरप्रीत क्या कह रहा है, एक बात क्लियर है, क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, स्पीकर से। तो सबसे पहले मैंने गुरप्रीत को लिखा, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। गुरप्रीत ने क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर। तो ये बात क्लियर है, ये सेंस किसके लिए होगी, लेडी के लिए होगी। अभी हमने सीखा, उसने क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है ऑफ, तो एक ऑफ, तो हमने कहा राइट से नंबरिंग करनी है, तो पहली नंबरिंग ये होगी और दूसरी नंबरिंग ये होगी। बात क्लियर है। अब गुरप्रीत के लिए जब स्पीकर है तो स्टेटमेंट नंबर कौन सी पड़ी जाएगी, 1, 1 के बाद 2, 1 से जब 2 शिफ्ट होगा तो कौन सा पॉइंट, फोकस पॉइंट। शाबाश, पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी गुरप्रीत है। गुरप्रीत ने क्या कहा, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे स्टेटमेंट में ओनली नहीं था, यहाँ पे क्या ओनली। तो कई बार पेपर में ओनली की सेंस भी यूज की जाती है, जैसे शी इज द डॉटर, इसका मतलब क्या, वह बेटी है। शी इज द ओनली डॉटर, इसका मतलब क्या हुआ, वह इकलौती एक ही बेटी है ना। तो ये बातें पहले मैंने तभी क्वेश्चन को विदाउट ओनली रखा, इस बार ओनली के साथ रख रहा हूं, ताकि इस टाइप नंबर 1 के अंदर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है विदाउट ओनली और एक बनता है विद ओनली। विद ओनली का मतलब जो ओनली के साथ होता है उस केस को कैसे पढ़ेंगे, विदाउट ओनली का अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो दोनों मतलब फिर आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपने लगाने होंगे। तो इसने क्या कहा, पॉइंटिंग टू अ लेडी गुरप्रीत सेड, क्वेश्चन ने क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। तो क्वेश्चन पहले नंबरिंग 1 से होगी, 1 पे ये लिख रखा है। देखो गुरप्रीत के लिए सेंस क्या यूज हुई, माई वाइफ, तो शाबाश गुरप्रीत बोल रहा है माई वाइफ, तो गुरप्रीत की वाइफ कौन होगी, क्या यही होगी। मेरे को ये बताओ, क्या ये बंदा ही गुरप्रीत की वाइफ होगा, अगर ये माइनस है तो गुरप्रीत क्या होगा, प्लस ही होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, माई वाइफ, वाइफ के आगे पोस्टफी है, मतलब वाइफ का, मतलब क्या हुआ, वाइफ का क्या बोला जा रहा है, ग्रैंडफादर। तो वाइफ का ग्रैंडफादर बताओ, क्या यही वाला पर्सन हुआ, बताइए मेरे को, क्या वाइफ का ग्रैंडफादर यही वाला पर्सन हुआ सर, बिल्कुल सर यही पर्सन होगा। आप क्योंकि ब्लड रिलेशन के पहले पार्ट को बना चुके हो जिसमें हमने फैमिली ट्री सीखा था। अब उसने क्या कहा, मेरी वाइफ का ग्रैंडफादर का पॉजिटिव यस, मतलब ग्रैंडफादर का क्या, ओनली चाइल्ड, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता एक ही औलाद है। अगर एक ही औलाद है तो यही बंदा हुआ खुद में, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। चाइल्ड बोला तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगले स्टेटमेंट ने क्या कहा, सर इस समय फोकस पॉइंट क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट से हमें इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 से अब हमें कहा जाना 2 की तरफ, तो 2 अपने आप में एक अनदर बंदा होता है, पॉइंट क्लियर। 2 अपने आप में एक अनदर बंदा है, अनदर क्या है, शी इज दी ओनली डॉटर, तो मतलब इस बंदे की इकलौती एक ही डॉटर है, इस बंदे की क्या इकलौती एक ही डॉटर, तो इसकी एक डॉटर तो आप देख रहे हो, तो कहने का मतलब ये इसी की बात कर रहा था, बात समझ पाए। अगर होता शी इज दी डॉटर तो ये भी हो सकती थी और अनदर एक और ऑप्शन होता, यहाँ पे फिर हमें 2 आंसर बन रहे होते, पॉइंट क्लियर है। बट अगर उसने लिखा ओनली तो मतलब उसने क्या कहा, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये एक अनदर बंदा हुआ ना, तो आप इसको ये कंसीडर नहीं कर सकते। पहले तो वो अपने लिए ये बात बोल रहा है, एक बंदा आया फोकस पॉइंट ये हुआ, क्या अगली बार अगेन वो इसी स्टेटमेंट को बोलेगा। ये जो दूसरी स्टेटमेंट फोकस पॉइंट से आगे जानी होती है ये हमेशा एक अनदर पर्सन निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है। अगर मेरे को ये बताओ यहाँ पे डॉटर नहीं होता, यहाँ पे सन होता, तो फिर आप फिर भी एक और इसका ब्रदर बनाते कि नहीं बनाते। उसी तरह से डॉटर कह दिया तो मतलब वो इसी की बात कर रहा है, पॉइंट क्लियर है। मतलब गुरप्रीत अपनी वाइफ की ही बात कर रहा था, तो इस केस में आंसर क्या होगा, वाइफ। बोलो सर क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, क्या इन दोनों क्वेश्चनों की अप्रोच क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। अगला एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 की तरफ भी चलते हैं। ये उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगी जिन्होंने बैच को इनरोल कर रखा है। यहाँ तक का लेक्चर हम पब्लिक चैनल पे अपलोड करेंगे, इससे आगे की कहानी हमारी सारी प्राइवेट की होगी। हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है जेके बैंक को लेके 1 से 3 बजे के बीच में, जो आपका 14 तारीख से हुआ है। इनकी 1-2 दिन की क्लासें मिस हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। अगर आपको इस बैच को इनरोल करना है, अगर आपको इस बैच को इनरोल करना है, देखो ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर जेके बैंक के लिए भी है और आपका क्लास 4th के लिए भी है, ठीक है। तो हमारे टोटल 3 बैच शुरू हुए हैं, एक जेके बैंक का, एक क्लास 4th का और एक आपका अकाउंट सिस्टम का, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी बैच इनरोल करना है इन तीनों में से, तो अकाउंट सिस्टम का जो बैच है उसका टाइम सुबह 11 से लेके 1 है और एक 7 से 9 है। क्लास 4th के लिए टाइम है 7 से 9 का, जेके बैंक के लिए टाइम है 1 से 3 का। अगर आपको कोई भी टाइम कंफर्टेबल लग रहा है, इनरोल करने का तरीका क्या है, आपको गिवन व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर
बस आपको मैसेज करना है, आपको मैं दो क्लासें रिकॉर्डेड भी भेजूंगा, 2 क्लासें लाइव भी दूंगा, डेमो क्लास। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कोर्स को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। पॉइंट क्लियर है? और अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 400 प्लस स्टूडेंट जम्मू में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुका है जो हमसे कोचिंग कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सामने ये सभी पेपर की नोटिफिकेशन आउट है जैसे आप जानते हो। तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो आप बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करोगे, जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए इस गिवन नंबर पे। फर्दर जितनी भी डिटेल होगी वो आपको इस नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। आगे की कहानी जितनी भी है वो उन स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड की जाएगी या उन्हीं स्टूडेंट को लिंक दिया जाएगा जिन्होंने हमारे बैच को एनरोल कर रखा है। इसमें ये तो था स्टार्टिंग के इसी तरह मैंने कहा इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है और तीनों के लिए अप्रोच है। पॉइंट क्लियर है? अभी तो ये एक टाइप है, इसी के अंदर हमने 10 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, अभी हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, पॉजिटिव कमेंट दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन और ज्यादा बढ़े इसके अपना और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर है जी? थैंक यू।